जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक सर्वे का जो फर्स्ट यूनिट है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर मतलब कि पार्ट 4 में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो आपके सामने लिखी हुई हैं। क्या फर्स्ट है इंजीनियरिंग स्केल। फर्स्ट हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। फर्स्ट हमें पढ़ना है कि इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिनिधि भिन्न। जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिनिधि भिन्न। उसके बाद थर्ड हमें क्या पढ़ना है, प्लेन स्केल। क्या? प्लेन स्केल, जिसे हिंदी में बोला जाता है साधारण पैमाना। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, साधारण पैमाना। उसके बाद हमें फोर्थ क्या पढ़ना है, फोर्थ पढ़ना है डायगोनल स्केल। क्या? फोर्थ हमें पढ़ना है डायगोनल स्केल, जिसे हिंदी में बोला जाता है आड़ी पैमाना। क्या बोला जाता है? आड़ी पैमाना बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लिए कि हमें लास्ट लेक्चर जो बेसिक सर्वेइंग का लास्ट लेक्चर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जो चीजें हमें बची थी वही चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करता हूं। फर्स्ट क्या है, इंजीनियरिंग स्केल। फर्स्ट है इंजीनियरिंग स्केल। उसके बाद सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिनिधि भिन्न। क्या? जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिनिधि भिन्न। और थर्ड क्या है, प्लेन स्केल। क्या है थर्ड? प्लेन स्केल, जिसे हिंदी में बोला जाता है साधारण पैमाना। इसके बाद जो फोर्थ है वो है डायगोनल स्केल, जिसे हिंदी में बोला जाता है आड़ी पैमाना। क्या बोला जाता है? आड़ी पैमाना बोला जाता है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, हमें सबसे पहले पढ़ना होगा इंजीनियरिंग स्केल। क्या पढ़ना होगा? इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल। अब इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, तो मैं बतला दूं कि इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है। इंजीनियरिंग स्केल एक रैखिक पैमाना होता है जिसका प्रयोग इंजीनियरिंग के कार्यों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? यह एक रैखिक पैमाना होता है जिसका प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। अब इंजीनियरिंग कार्य क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इमारत बनाने में, पुल बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, रेलवे ट्रैक बनाने में। जितने भी इंजीनियरिंग कार्य होते हैं जिसमें रैखिक पैमाना मतलब सीधी माप लेनी होती है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? इंजीनियरिंग स्केल का प्रयोग करते हैं। अब इंजीनियरिंग स्केल में ज्यादातर माप किसमें होती है? जो इंजीनियरिंग स्केल होती है इसमें ज्यादातर जो माप होती है वो इंचेस में और फुट में होती है। किसमें होती है? इंचेस एंड फुट। किसमें होती है? इंचेस एंड फुट में होती है। पहली चीज हमने क्या जाना? पहली चीज हमने ये जाना कि जो इंजीनियरिंग स्केल होता है ये कैसा? एक रैखिक पैमाना होता है जिसका प्रयोग सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में किया जाता है। और सेकंड चीज क्या है, इसमें जो पैमाना होता है, इसमें जो माप ली जाती है वो माप अधिकतर या मोस्ट मतलब अधिक टाइम के लिए किसमें होती है? अधिकतर समय में इंचेस और फीट में ही होती है। और तीसरी बात अब बता रहा हूं, जो ये इंजीनियरिंग स्केल होता है इसका प्रयोग कहां किया जाता है। कभी कभी जब हम लोग कोई सड़क का कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, किसी घर का कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो उसके पहले क्या बनाया जाता है? उसका मानचित्र बनाया जाता है, उसका मैप बनाया जाता है।
तो जब मैप बनाया जाता है तो मैप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, अब आपको रास्ता बनानी है 10 किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर की रास्ता आपको बनानी है। कोई सड़क है उसको 10 किलोमीटर की है जिसको बनानी है। तो अब अगर हम उसका मैप बनाने जाएंगे, उसका मानचित्र बनाने जाएंगे, तो हमारे पास ऐसा तो होगा नहीं कि 10 किलोमीटर दूरी का कागज होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक पैमाना मान लेंगे। क्या? एक पैमाना मान लेंगे। मान लीजिए, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो हमें तो 1 सेंटीमीटर का कागज मिल सकता है, तो हमें 10 किलोमीटर का बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे कि हम 10 सेंटीमीटर का एक कागज पर मैप जो बनाएंगे वो 10 सेंटीमीटर में बनाएंगे, लेकिन वो वास्तव में होगा कितने का? वास्तव में होगा वो 10 किलोमीटर का। कितने का? 10 किलोमीटर का होगा। तो ये जो इंजीनियरिंग स्केल होता है ये क्या करता है, ये हमारे हमें जो जरूरत होती है बड़े कागज की, तो हमें वहां पर बड़ा कागज तो मिलेगा नहीं। तो इस स्थिति में हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। क्या? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो हमें जो सड़क बनानी थी वो 10 किलोमीटर की बनानी थी, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। मतलब कि 10 सेंटीमीटर मैप पर तो बनाएंगे, किस पर? मैप पर तो बनाएंगे 10 सेंटीमीटर का, लेकिन वो रियल में होगा कितने का? 10 किलोमीटर का होगा। इतनी बातें समझ ली। अब मैं एक एक करके इसके बारे में लिखवाता हूं। सबसे पहली बात मैंने जो बोली थी कि यह एक रैखिक पैमाना है। क्या है? यह एक रैखिक पैमाना है जिसका प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। कार्यों में किया जाता है। ठीक है। सेकेंड क्या बताया था? सेकेंड बताया था कि इसमें जो माप ली जाती है वो माप किसमें होती है? इंचेस और फीट में अधिकतर होती है। इसमें अधिकतर माप फीट और इंचेस में होती है। इंचेस में होती है। और तीसरा क्या हमने बतलाया था कि इसका प्रयोग किसी सड़क रेल मार्ग, इमारत आदि की नक्शा बनाते
बनाते समय करते हैं। एग्जाम्पल में एक मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें एक 10 किलोमीटर की सड़क बनानी है, जो मैंने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था कि 10 किलोमीटर की हमें सड़क बनानी है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। क्या? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। जो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये होगा ड्राइंग शीट पर। कहां होगा? ये होगा ड्राइंग शीट पर। और दर्शाएगा कितने को? 1 किलोमीटर। जो रियल में 1 किलोमीटर है उसको दर्शाएगा। तो हमें जो सड़क बनानी थी, कितने की? 10 किलोमीटर की। कितने की? 10 किलोमीटर की हमें सड़क बनानी थी। तो जब हम करेंगे 10 सेंटीमीटर, तभी ना होगा यहां 10 किलोमीटर। अब क्या होगा कि जो हमारा मानचित्र या मैप बनेगा ड्राइंग शीट पर, वो बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी में, लेकिन वो दर्शाएगा कितने को? वो दर्शाएगा 10 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा। तो इंजीनियरिंग स्केल के बारे में क्या क्या हो गया कि इंजीनियरिंग स्केल एक रैखिक पैमाना होता है जिसका प्रयोग सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में किया जाता है। और सेकेंड, इसमें जो अधिकतर मापें होती है वो इंचेस और फीट में होती हैं। किसमें होती हैं? इंचेस और फीट में होती हैं। और तीसरा क्या हो गया कि इसका प्रयोग सड़क, रेल मार्ग, इमारत, रेलवे ब्रिज और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। किस समय किया जाता है? मैपिंग करते वक्त, मतलब मानचित्र बनाते वक्त इंजीनियरिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इंजीनियरिंग स्केल के बारे में जान लिए। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो इंजीनियरिंग स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं, परंतु दोनों के बीच अंतर होता है। क्या होता है? परंतु दोनों के बीच अंतर होता है। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब प्रतिनिधि भिन्न क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर प्रतिनिधि भिन्न क्या होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो ड्राइंग लेंथ होता है। क्या? ड्राइंग लेंथ अपॉन रियल लेंथ। मतलब कि इसके पहले मैं बतलाया कि कोई भी क्या करते हैं, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसकी मैपिंग कर लेते हैं, मतलब उसका मानचित्र तैयार कर लेते हैं। अब मैंने बतलाया कि हम 10 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? 10 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे? उसके पहले हम उसे किसी ड्राइंग शीट पर तो दर्शाएंगे। क्या करेंगे? ड्राइंग शीट पर तो दर्शाएंगे। तो जो हमारी लेंथ ड्राइंग शीट पर होगी उसकी लंबाई और वास्तव में जो सड़क की लंबाई होगी, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? उन दोनों के अनुपात को हम लोग बोलेंगे प्रतिनिधि भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो मैं लिखता हूं यहां पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन
ड्राइंग तथा रियल लेंथ के अनुपात के प्रतिनिधि भिन्न यह दर्शाता है यह दर्शाता है कि ड्राइंग पर एक यूनिट वास्तव में कितनी लंबाई के बराबर है। क्या है? मैं बोला कि जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो ड्राइंग शीट की जो ड्राइंग शीट होती है मतलब ड्राइंग की लेंथ और रियल लेंथ के अनुपात के बराबर होती है और यह दर्शाती है कौन? जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वह दर्शाता है कि जो ड्राइंग शीट पर एक यूनिट है वह रियल में कितने यूनिट के बराबर है। क्या? जो ड्राइंग शीट पर यूनिट है एक यूनिट है वह वास्तव में कितने यूनिट के बराबर है। तो अब हम लोग देखेंगे जैसे कि मैं बोला कि हमें क्या करना है, यहां पर एक फार्मूला लिखता हूं। क्या? जो चीजें यहां पर लिखी गई उसी का एक फार्मूला लिखा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरएफ बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग लेंथ अपॉन रियल लेंथ। रियल लेंथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ इज इक्वल टू ड्राइंग लेंथ अपॉन रियल लेंथ। तो हमें अगर कोई इस पर क्वेश्चन दे दे, क्या करे? हमें कोई एक क्वेश्चन दे देता है, क्या बोलता है? बोलता है कि जो हमें रियल लेंथ है, रियल लेंथ मान लो 10 मीटर दे देता है और ड्राइंग लेंथ हमें दे देता है 2 सेंटीमीटर। क्या दे देता है? 2 सेंटीमीटर। तो हम उसका आरएफ कैसे निकालेंगे? क्या? रियल लेंथ तो हमें दे दिया कितना? रियल लेंथ दे दिया 10 मीटर और ड्राइंग लेंथ दे दिया 2 सेंटीमीटर। तो अगर वो पूछ दे कि हमसे आरएफ, तो हमें से आरएफ पूछ दे, आरएफ क्या होता है, तो इस स्थिति में हम आरएफ कैसे निकालेंगे? तो हम आरएफ का फार्मूला जानते हैं। आरएफ इज इक्वल टू क्या है? ड्राइंग लेंथ। क्या? ड्राइंग लेंथ। तो यहां पर हमें क्या दिया? ड्राइंग लेंथ। ड्राइंग लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब रियल में क्या दिया? जो रियल लेंथ है वो 10 मीटर। क्या है? 10 मीटर है। तो क्या हम इसको 10 मीटर लिखेंगे? नहीं, 10 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तब उसके बाद लिखेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पर भी सेंटीमीटर आ गए।
अब क्या करेंगे, 2 5 10, अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/500। कितना, 1/500। अब ये सवाल लगाने से हमें एक चीज और ज्ञात हो गई, क्या, एक चीज हमें और ज्ञात हो गई कि जो आरएफ होता है वह एक बीमाहीन राशि होता है। क्या मतलब, इसकी कोई इकाई भी नहीं होती है। जब इसकी इकाई नहीं होगी तो इसकी बीमा भी नहीं होगी कोई। जो आरएफ होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, जस्ट यह एक नंबर होता है। और इसमें सवाल लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो यूनिट ऊपर रहेगी वही यूनिट नीचे भी लेनी है। मतलब जो हमारी ड्राइंग लेंथ में की यूनिट दी रहेगी वही यूनिट हमें रियल लेंथ की भी लेनी है। और जो रियल लेंथ की यूनिट होगी वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब अगर ड्राइंग लेंथ की सेंटीमीटर है तो रियल लेंथ की मीटर में होगी। क्या होगी, मीटर में होगी। तो अब हम आरएफ यहां पर निकाल लिए और जान भी लिए कि आरएफ हमारा क्या होता है। इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और से सही से हो जाएगा ये हमें। सही से हमें क्लियर और हो जाएगा एक और क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो। हमें एक क्वेश्चन देता है, बोलता है कि जो ड्राइंग लेंथ है हमारी है 100 मीटर। 100 मीटर है और जो रियल लेंथ है इसको मीटर में ना करके सेंटीमीटर में कर लेते हैं। और जो रियल लेंथ है ये है हमारी 1000 डेसीमीटर। क्या है, जो हमारी ड्राइंग लेंथ है वह कितना है, 100 सेंटीमीटर और ये कितना है, 1000 डेसीमीटर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, आरएफ क्या होता है। हमें ये बोल रहा है कि आरएफ क्या होता है। तो हम जानते हैं कि आरएफ का फार्मूला क्या होता है, आरएफ इज इक्वल टू ड्राइंग लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, रियल लेंथ। आरएफ का फार्मूला हम जानते हैं कि ड्राइंग लेंथ अपॉन रियल लेंथ होता है। तो अब क्या होगा, तो अब हम रखेंगे मान, मतलब जो ड्राइंग लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और ये क्या है, जो रियल लेंथ है वो है 1000 डेसीमीटर है। अगर डेसीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। कितने से, 10 से। तो हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से चला जाएगा, ये 2 0 से चले जाएंगे तो इसका आरएफ कितना आ जाएगा, 1/100। क्या, आरएफ 1/100। ऐसे सवाल लगाते वक्त हमें बस इतने ध्यान रखना है कि जो हमें ऊपर और नीचे की जो यूनिट लेनी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कि जो ड्राइंग लेंथ की जो यूनिट होनी चाहिए वही नीचे भी यूनिट रियल लेंथ की भी यूनिट कर लेते हैं। और
उसके बाद क्या याद रखना है कि जो हमारा आरएफ होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यह जस्ट एक नंबर होता है। क्या होता है? यह एक नंबर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जानेंगे कि हमारा प्लेन स्केल क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा प्लेन स्केल क्या होता है। प्लेन स्केल जिसे बोला जाता है साधारण पैमाना। साधारण पैमाना, इसके बारे में शायद आप लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग ग्राफिक रही होगी उसमें आप लोगों ने पढ़ा हो कि जो हमारा प्लेन स्केल क्या होता है। तो प्लेन स्केल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आप लोगों ने इंजीनियरिंग ग्राफिक में पढ़ा था उतना भी नहीं पढ़ना है, उससे कम हमें पढ़ना है। बस जानना है कि प्लेन स्केल होता क्या है। तो मैं बतलाऊं सीधे सीधे, तो प्लेन स्केल क्या होता है? तो जो प्लेन स्केल एक रैखिक पैमाना होता है। क्या होता है? प्लेन स्केल एक रैखिक पैमाना होता है जो एक साथ दो इकाइयों को दर्शाता है। क्या करता है? एक साथ दो इकाइयों को दर्शाता है, जैसे कि सेंटीमीटर और डेसीमीटर को दर्शा दे, या फिर मीटर और डेसीमीटर को दर्शा दे। मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखला देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक में आप लोग कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे थे, इसका पार्टीशन कर रहे थे ऐसे 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 करके, फिर यहां से कुछ इसको ऐसे करके यहां से इसको काट रहे थे, यहां से ऐसे पार्ट में बांट रहे थे, और इसका पार्टीशन करके हमें दो यूनिट दिखाई जा रही थी। एक यूनिट इधर भी दिखाई जा रही थी, जो हमें मतलब कि एक यूनिट इस पर हमें दिखाई दे रही थी और एक यूनिट हमें इस पर दिखाई दे रही थी। ऐसे 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 करके आपको यूनिट दिखाई दे रही। तो उस स्थिति में वो जो स्केल था उसे ही प्लेन स्केल कहा जाता था। मतलब एक साथ दो यूनिट को दर्शाते थे। जैसे कि यहां पर अगर मीटर को दर्शा रहा है, यहां पर अगर मीटर को दर्शा रहा है तो यहां पर वो डेसीमीटर को दर्शा रहा होगा। यहां पर अगर सेंटीमीटर को दर्शा रहा है तो यहां पर वो किसको दर्शा रहा होगा? यहां पर एमएम को दर्शा रहा होगा। मतलब कि बड़ी यूनिट इस पर दर्शा रहा था, छोटी यूनिट इस पर दर्शा रहा था। किस पर? बड़ी यूनिट इस पर दर्शा रहा था, छोटी यूनिट इस पर दर्शा रहा था। हमें इतना कुछ नहीं जानना है, हमें बस इतना जानना है कि जो प्लेन स्केल क्या होता है। तो मैं बतलाऊं तो प्लेन स्केल एक रैखिक पैमाना होता है जो एक साथ दो इकाइयों को दर्शाने का कार्य करता है। तो मैं लिखी हूं प्लेन स्केल एक साधारण पैमाना होता है जो रैखिक दूरी को मापता है। और यह एक साथ
दो इकाइयों कोष्टक में मीटर एंड डेसीमीटर को दर्शाता है। क्या करता है? जो प्लेन स्केल होता है यह एक साधारण पैमाना होता है जो रैखिक दूरी को मापता है और यह एक साथ दो इकाइयों को दर्शाता है। जैसा कि मैंने यहां मीटर और क्या लिखा है? डेसीमीटर। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डेसीमीटर और सेंटीमीटर, और यहां पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर, एमएम लिख सकते हैं। तो जितनी भी दो यूनिट्स होती हैं उनको लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद हमें डायगोनल स्केल पढ़ना है। क्या? डायगोनल स्केल, जिसे हिंदी में बोला जाता है आड़ी पैमाना। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? आड़ी पैमाना बोला जाता है। डायगोनल स्केल, या जिसे हिंदी में बोला जाता है आड़ी पैमाना। तो जैसे प्लेन स्केल पढ़े थे वैसे ही क्या पढ़ेंगे? आड़ी पैमाना या फिर डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल में हमने पढ़ा था कि यह कैसा एक साधारण पैमाना है जो कैसी दूरी को मापता है? जो रैखिक दूरी को मापता है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि यह एक विकर्ण पैमाना है जो कैसी मापन करता है? विकर्ण मापन करता है। और उसके बाद उसमें बताए थे कि वह दो इकाइयों को एक साथ दर्शाता है। इसमें बताएंगे कि जो यह एक साथ तीन इकाइयों को दर्शाता है। क्या? यह एक साथ तीन इकाइयों को दर्शाता है। वह जो था वह एक साथ कितनी इकाइयों को? वह एक साथ दो इकाइयों को दर्शाता था, लेकिन जो यह है यह एक साथ तीन इकाइयों को दर्शाने का काम करेगा। तो बोलेंगे यह एक ऐसा पैमाना है, यह एक ऐसा पैमाना है जो विकर्ण मापन करता है, विकर्ण मापन करता है तथा यह एक साथ तीन इकाइयों को दर्शाता है। यह एक समय में एक साथ तीन इकाइयों को दर्शाने का कार्य करता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जो डायगोनल स्केल होता है जिसे हिंदी में आड़ी पैमाना बोलते हैं, यह एक ऐसा पैमाना होता है जो विकर्ण मापन करता है तथा यह एक साथ तीन इकाइयों को दर्शाने का कार्य करता है। एक साथ एक समय में तीन इकाइयों को दर्शाने का कार्य करता है। इसे भी आप लोगों ने इसके पहले किसमें? इंजीनियरिंग ग्राफिक में फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था और इसको अच्छे से बनाया भी था आपने। इसमें भी क्या होता था? ऐसे होता था,
ऐसे ऐसे पार्ट बना दिए जाते थे, ऐसे ऐसे, और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे बनते थे। इसको ऐसे ऐसे मिला दिया जाता था यहाँ से यहाँ से, और क्या करते थे, एक इधर से भी जाता था, जिसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके हम लोग मिला देते थे, जो हमें क्या एक साथ तीन तीन दूरियों को दर्शाता था। जैसे किसको किसको दर्शा सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को भी दर्शा सकता है। इसी प्रकार किसको दर्शा सकता है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और mm को दर्शा सकता है। मतलब यह एक साथ तीन इकाइयों को दर्शाने का कार्य करेगा। और क्या करेगा, और यह एक कैसा पैमाना है, यह एक ऐसा पैमाना है जो विकर्ण मापन करता है, और वह जो प्लेन स्केल था वह रैखिक मापन करता था। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में किया जाता है। किसमें, इसका उपयोग सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में किया जाता है। तो अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, उसका जो फोर्थ पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे थे, आज वो खत्म हो गया। मतलब इस चैप्टर का समापन हो गया। अब इसके बाद जो हमारा चैन सर्वेइंग है, जो सेकेंड यूनिट है, उसके बारे में हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मैं एकदम जो बीटी यूपी के द्वारा सिलेबस में दी गई हैं जो चीजें, बस उन्हीं चीजों को पढ़ा रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। जितनी बीटी यूपी में दी गई है बस उतनी ही चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं अपनी तरफ से भरसक पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जितने कंटेंट को मैं अपनी तरफ से यहां दे सकता हूं, लिख सकता हूं, उतने कंटेंट को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। और चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में चैन सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे कि चैन सर्वेइंग क्या होता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें कौन सी ऐसी स्थिति आती है कि ऐसा त्रिभुज नहीं बनना चाहिए, या फिर वेल ट्रेंड त्रिभुज क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से चैन सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे।